तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका 11th क्लास के फिजिक्स के 4th नंबर चैप्टर जिसका नाम है समतल में गति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेप गति। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेपर में इससे न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन होगा किसका? डेरिवेशन होगा प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप के पथ का डेरिवेशन होगा। अब ये प्रक्षेप क्या है इसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रक्षेप को समझाएंगे उसके बाद इसका पथ बताएंगे। सवाल यहाँ से समाप्त नहीं होते। अब हम आपको बताएंगे कि इस क्लास में क्या क्या होने वाला है। आज इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होती है। उसके बाद फिर इस क्लास में आज हम लोग समझेंगे कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, उसका एक डेरिवेशन करेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी भी कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी इस क्लास में हम समझेंगे कि प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है और समझेंगे कि प्रक्षेप का परास क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या इसमें प्रक्षेप गति को पढ़ाने लगे हैं? जी नहीं, इसके पहले के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि समतल में गति के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं प्रक्षेप गति के साथ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो एक क्यूब है। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है, या मान लीजिए आपके पास एक बॉल है। आप इस क्यूब को लेते हैं और लेने के बाद आप इसको ऊपर फेंकते हैं। अब मान लीजिए कि इस क्यूब को आपने लिया और इस क्यूब को इस पॉइंट से ऊपर की ओर मान लीजिए कि आपने फेंक दिया। क्या होगा? ये क्यूब ऊपर जाएगा। मतलब आपने कैसे फेंका है? आपने ऊर्ध्वाधर फेंका है। ऊर्ध्वाधर का मतलब आपने वर्टिकली इसको ऊपर फेंक दिया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि सर जब मैंने इसको ऊपर फेंका है तो ये किधर जाएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल नीचे आएगा। आपने इसको ऊपर फेंका, ये तुरंत नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये जो गति हुई ना, ये ऋजु गति कहलाती है। इस गति को हम कहेंगे ऋजु गति। मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आप इसको ऊर्ध्वाधर ना फेंके, आप इसको इसके कोण से, मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का तल है और आपने ऊर्ध्वाधर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री में फेंक दिया है, लेकिन ये 90 डिग्री ना हो। फिर आप क्या करें कि इसको ले लीजिए और इसके बाद ऊपर नहीं फेंकना है, अब इसको ऐसे फेंकना है। अब आप जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो इसका जो पथ बनेगा वो कैसा नहीं बनेगा? जी हाँ, वो एक सीधी रेखा नहीं बनेगी, वो इस प्रकार की एक क्या बन जाएगी? इस प्रकार का एक पथ बन जाएगा। इसका मतलब ये बॉल जो है ना, अब वो सीधे नहीं गई है ऊपर, अब आपने इसको ऐसे फेंका है। तो इसी को कहते हैं प्रक्षेप गति। इसका मतलब किसी भी वस्तु को ऐसे फेंका जाए कि वो ऊर्ध्वाधर ना हो। समझ में आई बात? ऐसे फेंका जाए कि वो ऊर्ध्वाधर ना हो, मतलब 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। इसका मान या तो 90 से कम होना चाहिए या फिर 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब बॉल लिया या इधर फेंका या फिर इधर फेंका। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझ गए? बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि अभी इसको 90 पे नहीं फेंकना है। तो इसका मतलब डिफिनेशन से पहले क्लियर कर लेते हैं। समझ में आई इतनी बात? डिफिनेशन ऊपर देखिए क्या लिखी है। लिखी है कि जब किसी पिंड का मतलब क्या होता है? वो पिंड का मतलब वस्तु होता है। तो मान लीजिए जब किसी वस्तु, पिंड की जगह वस्तु लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को या पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, क्योंकि प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो इसको आप फेंकोगे। प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाए, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए, वरना वो मोशन ना स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्यों लगाया गया वर्ड यहाँ पे? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने किसी को ऊपर फेंका है तो वो नीचे जरूर आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि जी की वजह से आएगा, स्मॉल जी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अब आपने उसको जब ऐसे फेंका है तो पहले तो ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद फिर से नीचे आएगा। तो
तो हर समय क्या हो रहा है आप देखो जरा, ये पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसकी कहानी हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फिर बस ध्यान से देखिए, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ। अब यहां पे एक वर्ड आया वक्र पथ। वक्र पथ का मतलब होता है कर्व पाथ। कर्व का मतलब क्या होता है कि मतलब सीधा ना हो, ऐसे हो, ठीक है, समझ गया मेरी बात को, वक्र। अब ये वक्र क्या है, 11th क्लास के मैथ्स में चैप्टर ही है, ठीक है। तो शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपके मैथ्स ना भी है तो भी सिंपल सा समझ जाएंगे। कर्व का मतलब होता है, वक्र का मतलब होता है सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसे, है ना, समझ गए। तो क्या बोला, वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। मतलब ये मोशन ना प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, समझ गए। और ये जो पथ है ना, इस पथ को कहते हैं हम लोग, कौन सा पथ, प्रक्षेप। देखिए मेरा ध्यान से मेरी बात को, ये क्या लिखा हुआ, प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर न फेंक कर उसे ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु एक वक्र पथ का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं प्रक्षेप पथ। और जिस गति से वो चलती है वो कहलाएगा हमारा प्रक्षेप गति। सिंपल सी बात हो गई, बिना कोई डिफिनेशन रटे हुए आपने आसानी से ये क्लियर कर लिया। चले, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, क्योंकि यहां से अभी टॉपिक ये कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। आगे देखो क्या होता है। तो आपने क्या लिखा, उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि छत से फेंकी गई। अभी बच्चों ये शुरू हुआ है कहानी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत से फेंकी गई गेंद। अब छत से आप अगर गेंद फेंक देंगे, है ना, उसके बाद खिलाड़ी द्वारा मारी गई फुटबॉल, ऐसा पैर से किक मारा, खट से, पैर दिखा तो नहीं मेरा ना, खिलाड़ी द्वारा मारी गई फुटबॉल, ठीक है। तो खिलाड़ी द्वारा मारी गई फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट बैट द्वारा बल्ले से जब गेंद को मारते हैं ना, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे बल्ले से नहीं, मतलब वही क्रिकेट बैट, यार समझा करो, ठीक है। तो बल्ले से मारी गई गेंद, ये आपको या आदि करके कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, छत से फेंकी गई गेंद, ठीक है, खिलाड़ी द्वारा मारी गई फुटबॉल, बल्ले से मारी गई गेंद, हाँ, भाला फेंक रहे हैं, वो भी मोशन क्या कहलाएगा, है ना, भाला फेंक। आज समझ लो, फिर इंडिया को मिला है फिर गोल्ड मेडल, आज नहीं, मतलब मिला बहुत टाइम पहले है, ठीक है, अब मैं आज की बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये भाला ऐसा फेंका, तो ये मोशन भी क्या कहलाएगा बच्चा, ये भी मोशन कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रक्षेप गति। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रक्षेप पथ। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करेंगे कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है। अब सवाल पेपर में यह आएगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करके दिखाइए। परवलयाकार को इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक। प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल पाथ, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो दिमाग की बत्ती जला देगा। तो उस समय आपको शिवम सर की याद आएगी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। लेकिन ये आखिर परवलय है क्या? अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने कोई भी एक वस्तु को फेंका है, मान लीजिए कि वस्तु आपकी यहां पर है और आपने उसको फेंक दिया है, तो आपने फेंका है तो इस प्रकार का एक पथ बनेगा ना, इसी पथ को कहते हैं परवलय। समझ में आई बात? तो इसी पथ को कहते हैं परवलय, जो ऐसे करके बनता है। अब ये परवलय 4 प्रकार का होता है, जो कि आपको इसमें फिजिक्स में ना पढ़ना है भाई। आपको ये परवलय के प्रकार पढ़ने हैं 11th क्लास की मैथ में। शंकु परिच्छेद नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। तो अब जो बच्चे बायो के हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे बताया गया जो सीधा ना हो, जो ऐसे करके हो, समझ लो वही क्या है, परवलय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अब ये परवलय कैसे सिद्ध होगा यार कि ये परवलय है? इसके लिए कुछ ना कुछ तो गणित लगाना पड़ेगा ना। हाँ, अब ये परवलय का एक समीकरण होता है, उस समीकरण को लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा देखो भाई ये जो पथ आया है इसका समीकरण ये परवलय के समीकरण से मैच कर रहा है, इसका मतलब प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो ये है कहानी।
तो हम लोग इसमें आज एक छोटे से निगमन को करने वाले हैं, जिसमें लास्ट में ये लेकर आएंगे कि देखो भाई, ये प्रक्षेप का जो पथ है ना वो परवलयाकार है, क्योंकि ये जो हम इक्वेशन लेकर आए हैं वो प्रक्षेप के वो इक्वेशन लेकर आए हैं वो परवलय की है। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम वही करने वाले हैं कि प्रक्षेप के पथ को परवलयाकार सिद्ध करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो भी मन में डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, बस बने रहो लास्ट तक। तो सबसे पहले लिखा गया कि माना कोई वस्तु बिंदु O, अब इसको हमने O नाम दे दिया, बिंदु O से u वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में थीटा नॉट का मतलब नीचे जीरो लगा दोगे, जैसे थीटा नॉट कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। आई नो आपने इससे पहले टॉपिक कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, पर इस क्लास के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है आज। देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये आपने जो फेंकी है, इस समय इसका जो ये वाला जो घटक आप देख रहे हो, ये घटक हमने मान लिया कंपोनेंट कि भैया ये u और x है इस दिशा में, x एक्सिस की दिशा में, तो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। और इस समय ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, u और y हो जाएगी। तो इस ux को कहते हैं कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, और uy को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक। अभी इसी को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, u वेग से फेंकी जाती है, तो इसका रिजल्टेंट जो है ना वो कौन से है, u है। इसका मतलब बीचों बीच में रिजल्टेंट हम लोग यहां से जब निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो u आएगा। आपको ये सारी चीजें पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, तो इसका मतलब u हो गया। तो u वेग से, अब हमने जब इतना लिख दिया, इसके बाद अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसके जो u हमारा आया है ना प्रारंभिक वेग, तो हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक वेग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। प्रारंभिक वेग u को दोनों घटकों, दो घटकों या लिख सकते हैं आप क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर। यार आप एक बात आपसे पूछता हूं, आप जरा मैं आंसर करना बच्चों, आप गति के द्वितीय समीकरण को जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते होंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, S = ut प्लस हाफ at²। और आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। अब बताओ यार इन दो फॉर्मूले में क्या फर्क है? आप कहोगे सर जी फर्क ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है मेरे लाल। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब एक्सेलरेशन 0 हो, अर्थात जो हमारा मोशन हो ना वो अंडर ग्रेविटी ना हो, मतलब गुरुत्व के अधीन में मोशन ना हो रहा हो। तो एक बात बताओ, ये इसका क्षैतिज घटक है, इसमें ग्रेविटी काम कर रही कि नहीं? नहीं। क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि देखो बच्चों ये तो नीचे नीचे है ना, नीचे नीचे, तो इसमें क्या ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ux का मान पूरे समय में जब यहां से वस्तु यहां पहुंच जाती है बदलता ही नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि g यहां पे देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इस समय ना g के कारण इसके जो पथ में विस्थापन में ना लगातार चेंज आ रहा है। बहुत ध्यान से फिर से मेरी बात को समझना, इन दो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं त्वरण हो ही ना कुछ भी, तो ये फॉर्मूला देखो, वेग हो गया, ये हो गया समय, और ये हो गया विस्थापन, तो कोई फर्क नहीं है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई है तो दिमाग से बिल्कुल इसको हटा दो,
फिर अब कंसंट्रेट करो यहां पर। तो हमने लिखा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित करने पर, ये जो चीज लिखी है इसका मतलब बताऊंगा अभी हम, ठीक है। तो ये हमने लिखा क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, क्षैतिज घटक के लिए cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हम लोग साइन का यूज करते हैं। अगर मैं साइन और कॉस क्यों करते हैं ये भी जानना चाहते हो तो बता दूंगा, परेशान मत होइए। ये लिखा यू साइन थीटा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर तुरंत बताया तो बहुत सारी डीप में चीज़ें हैं, परेशान हो जाओगे। तो हमने यू एक्स और यू वाई, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जहाँ यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा एंड यू वाई बराबर यू साइन थीटा। बच्चों ये नीचे लिख देना। अब क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट जब आपने फेंकी है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। कुछ समय के बाद इसके वेग में परिवर्तन होगा, जो वेग u के बाद बदलकर v हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस समय मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच चुकी है और इस समय इसका जो ये वाला घटक होगा ये ux हो जाता है, और जो ये वाला घटक होगा ये हो जाता है बच्चों हमारा ux से बदलकर ux से जो ux इधर वाला, और ये uy है तो ये भी क्या हो गया uy है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यार, ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस समय थीटा दूसरा होगा, क्योंकि इसके बीच में कोण बनेगा जिसको हम थीटा कहेंगे। ना दिख रहा हो तो बड़ा करके जूम करके देख लेना, ठीक है। और इस समय यहां पर जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन ये वाला थीटा इस वाले थीटा से अलग है मेरे लाल, इसलिए इस वाले थीटा को, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों, इस वाले थीटा को हम थीटा ना कह के थीटा नॉट कह देते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर देखो थीटा नॉट लिखा था। समझ में आई बात, यहां देखो, ठीक है। और इस समय जो यहां कोण बना है उसको थीटा ही कहा, और ये तो हमारा u था ही जिसको हम लिख रहे थे, पहले लिख दिया था। इस समय जो इसकी वेलोसिटी है, अब ux ना थी v हो गई थी, तो ux की जगह पे v लिखो, ठीक है। तो जितनी भी कंफ्यूजन होंगी सब दूर कर देंगे हम एक एक करके। तो v लिख दिया, यहां पर भी uy ना लिखकर vy कर दिया बच्चों मैंने। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इस समय इसकी वेलोसिटी v होगी, रिजल्टेंट v होगा। क्लियर। कुछ समय के बाद ये जब बीचों बीच में पहुंच गया, इस समय इसकी हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस समय इसकी जो हाइट होगी ये मैक्सिमम होगी। घबराना नहीं मेरे लाल, थोड़ा कठिन है पर समझा के जाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इस समय इसका जो ये वाला घटक होगा, ये वाला जो आप देख रहे हो घटक, ये वाला जो घटक होगा ये इसका वही रहेगा, दैट इज Vx रहेगा बच्चों। क्या रहेगा, Vx रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया इसका Vx घटक। अब इसका जो Vy घटक होगा वो क्या होगा बच्चों, जो इसका Vy घटक होगा वो ऊपर की ओर होगा। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट V आएगा ना, वो क्योंकि अब ये V है ना, ये कोण अभी थोड़ा ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस समय ये जो कोण होगा ना वो जीरो हो जाएगा, और अगर वो जीरो हो गया तो रिजल्टेंट में अगर हम जीरो कोण का यूज़ करेंगे तो उस समय हमारी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस समय इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी V बराबर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं y इक्वल टू v cos थीटा। अगर हम इसको v sin थीटा, तो इस समय जब कोण जीरो होगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होगा। ये बात कोई नहीं बताता, ना आपको कहीं किताबों पर दिखेगी, ना आपको कोई बताएगा कि आखिर ये वेलोसिटी क्यों जीरो हो गई, क्योंकि कोण बना जीरो इसलिए वेलोसिटी हो गई जीरो। समझ में आई बात। तो इस तरीके से जब हम बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गए, मान लीजिए कि हम इस वाले पॉइंट पे आ गए। इस समय बच्चों इसका जो ये वाला घटक आप देख रहे हो, ये वाला, ये ऊर्ध्वाधर ही क्षैतिज घटक ही रहा, तो इसका मतलब ये Vx रहा। और इस समय ये जो इसका नीचे की ओर घटक लगेगा, ये वाला, ये हमारा कौन सा घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। ये अब नीचे की ओर आएगा क्योंकि ये नीचे की ओर आ रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस समय इसका जो होगा ये Vy हो जाएगा। घबराना मत, ठीक है, थोड़ा कठिन है पर सब समझाऊंगा। उसके बाद बच्चों अब ये यहाँ पे पहुंच गई। इस समय इसका जो घटक होगा, ये इसका जो घटक होगा, ये वाला जो घटक होगा बच्चों,
ये जो देख रहे हो आप और जो ये देख रहे हो, इस समय इसका जो वेग होगा ना, जिस वेग के साथ फेंका था हमने, उसी वेग के साथ वहां आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा u x और जो ये हो जाएगा u और y। पर बच्चों एक बात बता दूं आपको, ux पूरे स्थान में कभी बदलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसके अंडर में ग्रेविटी नहीं आ रही है, ठीक है। और जब ग्रेविटी आएगी तभी चेंज होगा। तो क्योंकि ux जो होगा ना वो कभी बदलेगा ही नहीं, हमेशा क्या रहेगा, ux जो होगा वो u cos थीटा ही रहेगा। समझ में बात? क्या बदलेगा? ये बदलेगा, जो आपको ये दिख रही है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये हो गया u sin थीटा। क्लियर हुआ इतनी बात? समझ में आई इतनी चीज? अब बहुत सारे टीचर इस जो कोण को यहाँ पे u आप देख रहे हो, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? इसका भी तो रिजल्टेंट बनाओगे ना, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट u हो जाएगा। और अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो कोण होगा ना, वो कोण होगा आपका थीटा नॉट। क्या इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? एक बार फिर से मैं बताऊंगा आप सभी को। देखिए मेरी बात फिर से सुनिएगा। u वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, कुछ समय के बाद इसके थीटा में परिवर्तन आता है, इसलिए थीटा नॉट अलग है और थीटा अलग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर जब पीक वैल्यू पे पहुंच गया तो वो हो गई इसकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट 0 हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद वेलोसिटी में अभी कुछ कमी आएगी, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर जाएगा। अब इसका ये जो घटक हो गया, ये हमारा क्षैतिज घटक हो गया, ये जो नीचे की ओर हो गया, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर ही नहीं होता है, नीचे भी होता है, ठीक है। बस ऐसे ऐसे इतनी बात समझ आ गई। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर यहाँ पे हमने u क्यों लिखा, तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक में यहाँ पे v ही लिखा होता है, तो इस वजह से मैं भी यहाँ पे v ही कर देता हूँ, इससे कोई घबराने वाली बात ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया v और x। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई हमारी, कितनी हो गई? v, इनिशियल u। क्लियर इतनी बात? अब ये जो कोण आप देख रहे हो, ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा, ये हमने क्या किया है, इनके घटकों को डिवाइड किया है। और मैंने आपको बताया था कि जो कोण बन रहा है वो थीटा नहीं है, थीटा नॉट है प्रारंभिक वेग के समय। तो ये हो गया हमारा थीटा नॉट। अब यहां तक की कहानी अगर समझ में आ गई हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, उसके पथ को मैंने हर एक पॉइंट को आपको बता दिया, सजा दिया, क्लियर कर दिया, उसके मैंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को डिवाइड कर दिया। अब बच्चों हम लोग यहां से जो इसकी क्षैतिज दूरी होगी, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी हमें निकालनी है वो दूरी निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसकी ये वाली दूरी निकालने के बाद फिर हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, इसकी हम लोग ऊर्ध्वाधर दूरी निकालेंगे। दोनों दूरियों को निकालने के बाद, दूरी कहें या विस्थापन कह दें, दोनों ये लगभग एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। एक ही चीज़ का मतलब एक सदिश एक अदिश है, बाकी सबका यूनिट और सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो बस विस्थापन एक दिशा में और दूरी एक दिशा में नहीं होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं पता होती। तो क्लियर इतनी बात? अब हम लोग इतना अगर कर चुके हैं तो अब हम लोग लिखेंगे अतः क्षैतिज दूरी या क्षैतिज विस्थापन, ठीक। आप नोट में लिख लेना कि क्षैतिज जो वेग है, जो क्षैतिज वेग है, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता पूरे अंतराल में। तो क्षैतिज विस्थापन कौन सा नियम लगा के करोगे? गति का दूसरा समीकरण की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, ठीक। अब अगर यही हमारी एक्सीलरेशन के अंतर्गत हो रहा होता या ग्रेविटी के अंतर्गत हो रहा होता तो हम इसमें लगाते गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। तो विस्थापन तो हमने x अक्ष में निकालना है ना, क्षैतिज में। तो बच्चों x बराबर वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है u और x, और समय कितना है, समय है हमारा t। मान लिया हमने कि t समय में वो वहां पर पहुंचता है। तो उस केस में अगर हम इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर ux बराबर है हमारा u cos थीटा, और ये हो गया हमारा t। यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर आएगा बच्चों हमारे पास, अगर आप कहें कि नहीं सर ना निकालिए, पड़ा रहने दीजिए, पड़ा रहने दो, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो अगर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं स्पेस छोड़ूंगा, अभी थोड़ी देर बाद फिर से समझाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चलो आगे साफ पढ़ता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे कि इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन
और ऊर्ध्वाधर विस्थापन कौन से नियम से लगाएंगे, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है तो ए को चेंज करोगे -g से और s को चेंज करोगे h से। तो इसको हम लोग यहाँ ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको h लिखेंगे और इसको a को बदलेंगे -g से, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। तो ये हो जाएगा -g। बस आपको समझा रहा हूँ मिटा मिटा के, बाकी तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात हम लोग ध्यान से देखें, अब हम लोगों ने क्षैतिज के लिए x लिखा, तो ऊर्ध्वाधर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, y। तो h बराबर हमने क्या लिखा है, y लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक निकाल रहे हैं, तो u की जगह पे हमने लिखा uy और t की वैल्यू अभी हम यहां से निकाल के रख देंगे। तो ये हो गया t और उसके बाद माइनस का हाफ और ये gt स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगा x और u x अपॉन u cos थीटा, और उसके बाद ये इतनी बात समझ में आई, और नॉट भी लगा लो वरना आप कहोगे सर आप क्या कर रहे हो। उसके बाद यहाँ से हो गया हमारा इतना। अब हम लोग यहाँ से t की वैल्यू को रख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम लोग वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। तो हमने लिखा y बराबर uy की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी u साइन थीटा, ठीक है। तो हमने लिखा u साइन थीटा, और बच्चों थीटा नॉट, t की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है x अपॉन u cos थीटा नॉट, उसके बाद माइनस, अब इसके बाद हाफ और z और t की वैल्यू जो है उसको स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा नॉट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। ये देखो जरा ध्यान से बच्चों, u से ये वाला u खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद u से u खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन थीटा नॉट हो जाएगा, और उसके बाद ये x हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये g जो है ऊपर है, इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा नॉट। ये जो फॉर्मूला आया है y बराबर, यही फॉर्मूला हमारा क्या है, यही है हमारा प्रक्षेप का पथ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई कि प्रक्षेप का पथ कैसे निकला है? तो क्लियर हुआ ना इतना? अब जो ये प्रक्षेप का पथ है ये कैसे बताएगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं या y बराबर tan थीटा नॉट और x, उसके बाद z अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट, और इसको एक ब्रैकेट में कर लूं और बाद में लिख दूं x स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो x है, ये वाला x है, ये जो x है ना, इस पूरे समीकरण में द्विघाती है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है x में, और y जो है वो एक घाती है, इसका मतलब वो लीनियर बना रहा है। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, जो परवलय का समीकरण होता है वो परवलय का समीकरण कहता है y बराबर 4ax, ठीक है। और उसमें अगर x जो है द्विघाती हो जाए और हमारा y जो है वो एक घाती हो, एक घाती का मतलब उसके ऊपर एक घात हो, तो इस समीकरण को कहते हैं परवलय का समीकरण, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि x द्विघाती है, द्विघाती, तथा y एक घाती है, अतः यह एक परवलय का समीकरण है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? जिससे सिद्ध होता है, इसलिए सिद्ध होता है कि
प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं किया है बच्चों इसमें मैंने, केवल मैंने डायग्राम समझना है बच्चों मेरे को। उसके बाद हमने इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में डिवाइड किया, हमने क्षैतिज दूरी निकाली, वहाँ से समय में हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, बाद में हमने इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाला, उसमें हमने यू वाई और उसके बाद टी की वैल्यू को पुट किया, हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गई। वो इक्वेशन बताती है कि ये परवलय का समीकरण है, जिससे सिद्ध होता है कि हाँ ये जो है वो एक परवलय जो है, जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब हम समझेंगे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की, जो कि है कि प्रक्षेप का उड्डयन काल। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उड्डयन काल ये होता क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आपके पास एक फिर से बॉल आ गई, इस बॉल को आपने लिया, आपने ऐसे फेंका, जिस पॉइंट से आपने फेंका है उस पॉइंट से बॉल को पहुंचने में, नीचे तक पहुंचने में जितना भी समय लगा है उस समय को कहते हैं उड्डयन काल। क्या आपको समझ में आ गया? सिंपल सी बात थी यार कि किसी बॉल को ऐसे किक किया और वो पहुंच गई गोल तक, तो उसमें जितना भी समय लिया गया है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? उड्डयन काल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, आगे होगी समझ में। तो मान लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि उड्डयन काल क्या है, उससे पहले इस पॉइंट को ओ लिखा और इस पॉइंट को ओ डैश लिख लिया और इस पॉइंट को हमने पी लिख लिया। जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हमने पी नाम दे दिया, ताकि आपको पढ़ने में और समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि वह समय जिसमें कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलकर उच्चतम ऊंचाई, उच्चतम बिंदु से होते हुए, मतलब यहां से जाएगी ना, होते हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। कुछ चढ़ रहा है दिमाग में? क्या लिखा? वह समय, मैंने अपने मन से बनाई डेफिनेशन, वह समय जिसमें कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलकर उच्चतम बिंदु से होते हुए अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। तो हमने लिखा कि माना, छोटा सा निगमन है, फॉर्मूला है, माना कोई वस्तु ओ से चलकर पी पर पहुंचती है, पहले उच्चतम बिंदु पर, पी पर टी समय में पहुंचती है, तब गति के प्रथम समीकरण से
जो कि होता क्या है, जो कि बच्चों होता है v बराबर u प्लस at। क्या इतनी बात समझ में आ गई? v बराबर u प्लस at। लेकिन अगर हम इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो लास्ट में p पॉइंट पे कितनी है? 0। तो इसको तो हम डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा a है उस a को हम लोग क्या लिख देंगे? -g। लेकिन फिर भी इतना सारा बवाल नहीं करते, बवालों से बचते हैं, तो इसको यहां से साफ किया। डायरेक्ट मैंने गति के समीकरण को कौन से गुरुत्व के अधीन वाले जो समीकरण थे उसमें हमने लिख दिया। तो ये तो 0 हो गई, लेकिन जो हमारी u है वो क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। v बराबर तो 0 हो गया, v बराबर तो 0 हो गया, क्योंकि v बराबर vy और vy बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि मैंने आपको बताया पीक पॉइंट पे वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वहां पे थीटा 0 होगा। लेकिन जो हमारा जो u दिख रहे हो आप, ये u दिख रहा है ना आपको, ये u दिख रहा है, ठीक है। ये u बराबर क्या है? ये u बराबर क्या है? ये u बराबर है uy, और uy की जो वैल्यू है वो ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, क्योंकि ux तो बदल ही नहीं रहा है। तो इसमें ये uy जो है वो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। कुछ समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारे पास u साइन थीटा। बच्चों यहां तक क्लियर बात? तो ये हो गया हमारे पास u साइन थीटा, और नॉट भी लगा दो, और माइनस का z और t। अब यहां से अगर हम gt को इधर ले आए तो gt हो जाएगा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा नॉट। अगर हम इस g को नीचे भेज दें तो ये g नीचे हो जाएगा, इधर हमारे पास केवल और केवल t बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हमने वो टाइम निकाला है जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पीक पॉइंट पे पहुंचेगी, लेकिन हमको ये थोड़ी निकालना है, इससे अंतिम बिंदु पर भी तो पहुंचाना है। समझ में आई बात? अभी तो यहां से यहां पहुंचा है, अभी यहां से यहां भी तो पहुंचाना है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे, फिर से देख लो डेफिनेशन, ले लो स्क्रीनशॉट। हम लोग लिखेंगे अतः उड्डयन काल कैपिटल T बराबर 2T। आप पूरी लाइन लिख सकते हो। अतः बिंदु O से P तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उतना ही P से O डैश तक पहुंचने में समय लगेगा, अर्थात उड्डयन काल बराबर T बराबर 2T। ये लिख सकते हो आप। तो अब इसमें देखो जरा ध्यान से, 2 लिखा और T की वैल्यू झम से यहां पुट कर दी, तो 2u साइन थीटा नॉट, और अपॉन में क्या हो गया बच्चों? g। फिर बता दूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो कहां कहां याद करना है, ये तो आपको दिमाग में सेट करना ही है, और ये भी सेट करना है अपने दिमाग में। तो इतनी सारी चीजें कैसे सेट करनी है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है। केवल आप इसको 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, दिमाग पे सेट हो जाएगा, सब रट जाएगा। अगर आप इसको कहीं भूल भी जाओगे, इन केस पेपर में क्वेश्चन आया कि पीक पॉइंट पर पहुंचने मतलब वो जो उच्चतम ऊंचाई वाला आ गया, तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि इनको समझिए, बिल्कुल रटिए मत। रट तो अपने आप जाएगा जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो, और प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में सेट रहेगा, भूलोगे नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई। प्रक्षेप का उड्डयन काल हो गया। अब बात करेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई की। तो अब समझते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। आपकी हेडिंग होनी चाहिए प्रक्षेप की ऊंचाई। 3rd पॉइंट है आज का, प्रक्षेप की ऊंचाई। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। प्रक्षेप की ऊंचाई सिंपल सी बात है कि आपको नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है ना, उसको भी ऑन करके रखना है, ठीक है। तो प्रक्षेप की ऊंचाई ये होता क्या है? प्रक्षेप की ऊंचाई होती क्या है? ये जो प्रक्षेप का पथ है ना, इसकी अधिकतम ऊंचाई को कहते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। तो बस यही लिखना है कि प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई को
अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। ठीक, जिसे स्मॉल h या कैपिटल H जो भी लिखना चाहो से लिखा जाता है। ठीक है, चलो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी हाइट निकालना है यार, h निकालना है। गति के तीसरे समीकरण को याद करो, बस उसी का उपयोग करो और आंसर आ जाएगा। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? तो सबसे पहले ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। अब गति देखो पेपर में आएगा तो क्या डायरेक्ट लिख के चले आओगे? नहीं, पेपर में फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं, अभी बताया, मतलब कि ये u वेलोसिटी से जा रहा है। फिर अगर आपके पेपर में डायरेक्ट आता है कि प्रक्षेप की ऊंचाई क्या है, आप इसको सिद्ध करके दिखाओ, तो फिर आपको डायरेक्ट ये डायग्राम बनाना है, फिर ये सारी चीजें लिखना है कि u वेलोसिटी से जाता है, थीटा कोण बनाता है, ये सारी चीजें बनाकर लिखनी पड़ेंगी। नहीं तो आप डायरेक्ट सब कुछ पूछा जाता है, आप ऐसे करके चले आओ, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है और आता है पेपर में। तो क्लियर इतनी बात गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और उसके बाद बहुत ध्यान सुनना प्लस 2as, लेकिन हमको यहाँ g रखना है तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ भाई बात। और यहाँ पे 2gs की जगह पे h आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, हाँ इतनी बात क्लियर। अब ये बात आपको जो दिख रही है ना, इसी पे आ जाओ। v बराबर, बहुत ध्यान से सुनना, v बराबर vy, क्योंकि हमको x से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, v बराबर vy, और अधिकतम ऊंचाई पर ये जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तथा u बराबर ux, और जो ux है वो है u साइन थीटा, सॉरी uy, जो कि क्या है u साइन थीटा। अगर ये सारी चीजें हम लोग लिख दें रखने पर, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब ये दूसरे पेन से हो गया। अब ये तो 0 हो गया मेरे लाल, u की जगह पे हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट और माइनस 2g और h। 2gh को इधर ले आओ छुटकू, तो इधर ले आए 2gh, और ये हो गया u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अब ये 2g को नीचे ले आओ और यहां से हटाओ, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। बताओ कुछ कठिन है का है? कुछ कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। हमने क्या किया, गति का तीसरा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये तीसरा ही काहे लगाए, क्या दूसरे से नहीं आ सकता था? आ सकता था, पर उससे में समय की कोई बात ना की गई है, और दूसरे समीकरण में समय होता है, तो इस वजह से हमने इसको अवॉइड किया कि समय ना आने पाए। इस वजह से ये डायरेक्ट ऐसे किया गया है कि उसकी अधिकतम ऊंचाई, उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरा समीकरण भी लगाते तब भी आता, पर उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता, हम लोगों को यहाँ से उसको टी को गायब करना पड़ता, फिर प्रथम समीकरण का यूज़ करते, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि गति का तीसरा समीकरण पहले और दूसरे को मिलाकर ही आता है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट तीसरे का ही यूज़ कर लें। सिंपल सी बात थी, समझ में आई बात। अब एक बात बताओ यार, ये मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम का मतलब समझते हो ना? ये अधिकतम कब होगी? ये अधिकतम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। अब आप कहोगे हैं ये क्यों, 0 होगी तो क्या अधिकतम नहीं हो सकती? प्रूव करके दिखाओ। हाँ, प्रूव करके दिखाओ। तो उसके लिए साइंस से छोड़कर हम लोग मैथ्स की ओर थोड़ा जाते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से
एक के बीच झूल रही होती है। हम ये कहें कि -1 से 1 के बीच झूल रही होती, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, है ना। इसके बीच में झूल रही होती है, मतलब ना तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से कभी ज़्यादा पाओगे और ना तो साइन थीटा की वैल्यू कभी -1 से कम पाओगे। हमेशा ये -1 और 1 के बीच में ही झूलती रहेगी। कभी आज तक साइन में किसी भी थीटा की वैल्यू आपने 2 देखी है क्या? देखी है? नहीं। 1/2 देखी होगी, पर वो भी 1 से कम ही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो थीटा है ना, वो थीटा का जो वैल्यू है ना, ये थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी या तो 1 के बराबर होगी, और -1 से ज़्यादा होगी या -1 के बराबर होगी। इसका मतलब अधिकतम मान थीटा का 1 आना चाहिए, और 1 आना चाहिए इसलिए थीटा का मान 90 होना चाहिए। साइन थीटा का मान अगर 1 लाना है तो थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसीलिए अब इसीलिए की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसीलिए लंबी कूद वाला जो छलांग वाले होते नहीं, ऐसा करके कूदे, ओलंपिक अभी चल रहा था कुछ समय पहले, आपने देखा होगा कि ऐसा 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 आया। समझ में आई इतनी बात? चलो, ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो अब इस बात से एक बात का पता चलता है कि ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग लिखना चाहें कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए अगर हम लोग निकालें, ये तो हमने प्रक्षेप की ऊंचाई निकाली है, कहीं पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी। लेकिन अगर हमको अधिकतम निकालनी हो, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे h मैक्सिमम इज इक्वल टू u² अपॉन 2g, बस। क्योंकि यहां अधिकतम लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया 2g, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ही ये जो वैल्यू आएगी ना, वो सबसे ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए तब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। h मैक्सिमम इज इक्वल टू u² अपॉन 2g। बच्चों यहां से इतनी सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब प्रक्षेप की ऊंचाई के बाद हम बात करेंगे प्रक्षेप के परास की। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूं। प्रक्षेप का परास, एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक खिलाड़ी कितने डिग्री में किसी गेंद को फेंके, या कोई बल्लेबाज कितने डिग्री से किसी बॉल को मारे कि वो अधिकतम दूरी तक जाए, मतलब छक्का चला जाए, ठीक है, मतलब 6 चला जाए। तो ये प्रक्षेप का जो परास है ना, ये है क्या? ये किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी है। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा, यहां से यहां तक, मतलब ना, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी, कुल क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप का परास कहते हैं। ठीक, इसका मतलब, और इसे लिखते किससे है? इसे R से लिखा जाता। R से क्यों? क्योंकि परास को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो अब इसको यहां से यहां तक निकालने के लिए आखिर हम क्या करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज दूरी में ग्रेविटी का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इसका मतलब हम सिंपल सा फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे क्या निकाल सकते हैं? समय। वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात परास प्रक्षेप का
परास जो कि हमारी क्या होगी, दूरी होगी, वो हमारी जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी इसकी जो वेलोसिटी होगी, है ना, ये क्षैतिज वेग होगा। क्षैतिज वेग ये कहाँ से आ रहा है मैं बताऊंगा अभी, और गुणे उड्डयन काल। अब आपके मन में जरूर होगा सर ये कहाँ से आया, मैं बताता हूं। अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय से, इससे, ठीक है, या ब्रैकेट हटा दो और यहां लिख दो से। समझ में बात। तो परास को लिखते हैं आर से, क्षैतिज वेग होगा ux, और उड्डयन काल हमने निकाला है t बराबर। समझ में आई बात। तो अब इतनी बात अगर आ गई है समझ में, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ux की जो वैल्यू है वो u क्या लिखोगे आप, क्षैतिज के लिए cos थीटा ना, हाँ, और ये क्या है जो हमने अभी कैपिटल टी की वैल्यू निकाली थी बच्चों, वो कितनी है, वो है आपकी कैपिटल टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन z। लेकिन थीटा नहीं था बच्चों, वहाँ पे थीटा नॉट था, तो हमने थीटा नॉट लिख दिया। उसके बाद ये कैपिटल R हो गया। अब ध्यान से देखो, ये हो गया हमारे पास 2u, तो हमने लिखा 2u, और u स्क्वायर हो गया, 2u स्क्वायर हो गया, और अपॉन में हो गया हमारे पास z। ये साइन थीटा कॉस थीटा पास में लिख लो। तो हमने इनटू का सिंबल लगाया और साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, इनको पास पास लिख लिया, इनको पास पास लिख लिया। और आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब आप कहोगे सर जी कौन सा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हाँ जी, तो यहां लिख दिया है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये नहीं पढ़ा है 10th क्लास में तो कोई बात नहीं है, 11th क्लास के मैथ में त्रिकोणमिति फलन जो आपका चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। पर जो बायो के बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे सर मैंने नहीं पढ़ा, तो आज पढ़ लो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। इसके ऊपर आपने 10th क्लास में भी क्वेश्चन किए हैं, पर ये फॉर्मूला वहाँ पर नहीं था। क्वेश्चन फिर कैसे कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन थे, पर ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ नहीं होता था, इसके बिना भी काम चल जाता था। इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन थे आपके पेपर में, मतलब कॉपी में, बुक में यार, पेपर में नहीं, पेपर तो हुआ ही नहीं। तो इतनी बात समझ आ गई। लेकिन ये 2 नहीं है यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ से मिटा दो और ये 2 यहाँ पे लगा दो, और ये हो गया हमारे पास u स्क्वायर और अपॉन में g, और ये बन गया हमारा साइन 2 थीटा नॉट। ये हमने इतने की जगह पे, जो ये आपको दिख रहा है ये इतना 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 इतना, ये देखो इतना, इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब नॉट है थीटा की जगह पे, थीटा नॉट है तो थीटा नॉट लिख दिया। ये जो फॉर्मूला बन के आया है आर, आपका आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा, तो यही मेन फॉर्मूला है। तो फिर से लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन, क्योंकि मेरा मन कर रहा है 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ये है जो फॉर्मूला, वो मेन फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ये है आपका परास। अब एक बात बताओ, परास का मतलब होता है कौन कितनी अधिकतम दूरी तक जाएगा। अधिकतम दूरी तो सब कुछ कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। तो अधिकतम परास कब होगा, जब इस 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब होगा। और मैंने आपको बताया है कि साइन में सबसे अधिक मान 1 होता है, इसलिए इस पूरे साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए। बच्चों यहां तक लिख लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कितने डिग्री के कोण पे किसी भी वस्तु को फेंका जाए कि उसका अधिकतम परास प्राप्त हो, इसका मतलब मैक्सिमम प्राप्त हो। तो कब होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, पूरा मिटाता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, देखो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि अधिकतम परास
यह अधिकतम लिखा है। अधिकतम परास के लिए साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अर्थात जो हमारा 2 थीटा होगा वो 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर साइन थीटा बराबर इधर 1 है तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर ये साइन 90 है, और साइन साइन ये कटता नहीं है, हट जाता है, इसका मतलब थीटा बराबर 90 आता है। फिर से बता दूं, साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर साइन 90 है, थीटा 90 खत्म, थीटा बराबर 90। वही कहानी यहाँ पे जो है अपनाई गई है और 2 थीटा की वैल्यू 90 आई है। तो यहां से अगर हम थीटा नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी मेरी लाल? 45 आएगी। समझ में आई बात? यही कारण है कि 45, लिख लो नीचे इसके, यही कारण है कि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंकने पर वो अधिकतम परास को प्राप्त करेगी। तो अधिकतम परास कब होगा? जब थीटा बराबर 45 होगा, या हम कहें कि 2 थीटा बराबर 90 होगा। बात एक ही है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि आर मैक्सिमम बराबर कब होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा गायब और अपॉन में क्या हो गया? z। ये देखो, समझ में आई बात कुछ? क्यों? क्योंकि हमने इस थीटा की जगह पे 45 रख दिया। समझ में आई कि नहीं इतनी चीज? इस तरीके से हमने आज प्रक्षेप की ऊंचाई देखा, प्रक्षेप का पथ देखा, प्रक्षेप के उड्डयन काल को देखा, प्रक्षेप के परास को देखा। मुझे लगता है कि ये जो है इतना सफिशियंट है। 1-2 क्वेश्चन कर लेने चाहिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको इसका आंसर करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको आंसर करना है। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो उसका जो परास होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम किसी वस्तु को 30 डिग्री पे फेंके तो क्या होगा? क्या होगा? आप कहोगे अरे सर परास न्यूनतम होता कि नहीं होता? हाँ होता। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, 30 की जगह पे 60 पे फेंक के देखो यार, तब क्या होगा? आप भी कहोगे हाँ परास तो न्यूनतम होगा, क्योंकि सर 45 पे अधिकतम होगा। 45 के इस तरफ आओगे तो भी न्यूनतम, और 45 के उस तरफ जाओगे मतलब 65, 55 कुछ भी जाओगे तो वो क्या होगा? न्यूनतम ही होगा। लेकिन एक बात बताओ यार, कोई ऐसे कोण बताओ प्लीज। वीडियो को रोको और ध्यान से पहले मेरी बात को समझो पहले, और फिर वीडियो को रोको, सोचो, फिर आंसर करना। 2 ऐसे कोणों के नाम बताओ कि 2 ऐसे कोण सोचो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उन दोनों कोणों पे फेंकने पर ऑब्जेक्ट एक ही स्थान पर रुकेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यहां से ऑब्जेक्ट आपने फेंकी है और 2 कोण ऐसे बताओ कि ऑब्जेक्ट यहीं पे आके ऐसे रुके। ऐसे 2 कोण कोई ऐसे बताओ। अब आप कहोगे अरे यार नहीं आता मेरे को, तो देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर कोई भी एक आपके पास बॉल है, ये आप नोट कर लेना, सिर्फ डायग्राम बना लेना जो मैं कह रहा हूं। आपके पास अगर कोई, मान लो यहां पे कोई एक बॉल है, यहां पे मान लो आपके पास कोई एक बॉल है, इस बॉल को आपने 45 डिग्री के कोण पे फेंका है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपने कोण, यहाँ पे जो थीटा बना हुआ है, ये थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो 45 है, तो परास अधिकतम होगा। लेकिन अगर इसी बॉल को हम 30 डिग्री पे फेंके तो इसका जो परास होगा वो न्यूनतम होगा। लेकिन अगर हम इसी बॉल को यहां ले लें और यहां पे आके 60 डिग्री कोण हो जाए तो इसका परास सेम होगा। कोण 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री पर परास समान होगा। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, शिवम सर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रटवाते नहीं है, इसका रीज़न बताना पड़ेगा तुम्हें, इसका रीज़न बताना पड़ेगा।
इसका रीजन देखो मेरे बच्चों, इसका रीजन देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम लोग एक अभी अभी फॉर्मूला लिखे हैं कि R बराबर, अभी अभी अपनी फॉर्मूला लिखा था, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ये फॉर्मूला लिखा था बच्चों। इस फॉर्मूला को हमने जब लिखा तो मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने बुक में थोड़ा सा झांका तो पता चला कि जब ये हमारा जो थीटा है ना, अगर इस थीटा की जगह पर हम लोग थीटा को हटा दे और 90 माइनस थीटा रख दे तो देखिए, सोचे क्या होता है। चलो तो हम लोग लिखे कि थीटा के स्थान पे हमने बदलकर 90 माइनस थीटा रखा। चलो अब हमने जब इसमें थीटा की जगह पे इतना रखा तो बच्चों हमको पता चला कि अगर जितना भी थीटा है उतने उसमें 90 में घटा देंगे तो R बराबर U और ये हो जाएगा साइन 2 और 90 माइनस थीटा नॉट और अपॉन में जी। आप सोच रहे हो सर जी ये कर क्या रहे हैं? कुछ आपको सिखा रहे हैं जो आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। फिर बच्चों देखो ध्यान से, इस केस में हमारे पास ये हो गया यू स्क्वायर और उसके बाद साइन 180 माइनस का 2 थीटा नॉट और अपॉन में हो गया जी। अब बच्चों साइन 180 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन में जी, फिर से वही मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपने थीटा नॉट बराबर 30 लिया तो भी अधिकतम जो भी परास प्राप्त होगा वही परास, 90 में से उस कोण को घटा दोगे तो भी वही परास प्राप्त होगा, मतलब 60 पर भी वही परास प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ और कोण बताइए। हाँ मेरी बात को सुनिए, अगर आपने किसी बॉल को 15 डिग्री पर फेंका है तो 90 में से 15 को घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 75। तो इसका मतलब अगर किसी बॉल को 15 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो बॉल वहीं आकर गिरेगी जहां पर 75 डिग्री कोण से फेंकेंगे तो भी आके वहीं पे गिरेगी। सवाल ये उठता है कि अब हवा में कौन सी गेंद ज़्यादा टाइम तक रहेगी? बच्चों हवा में गेंद वो वाली ज़्यादा टाइम तक रहेगी जो ज़्यादा डिग्री के कोण से फेंकी गई होगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। समझ में आई बात? क्लियर है इतनी बात? क्योंकि आप खुद ही देख लो ब्लू कलर वाली लाइन ज़्यादा है। तो कुछ यहाँ पे शिवम सर का सुपर मेथड्स काम आया कि ना? कुछ समझ में आया कि ना? चलो इतनी बात समझ में आई है तो ये था आपका नोट नंबर 1। अब है नोट नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं बता पाऊंगा आज के इस वीडियो में तो न्यूमेरिकल अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप इतना पहले तैयार कर लो। दूसरा पॉइंट, दूसरा मेथड, दूसरा कुछ नोट, बहुत ध्यान से सुनो। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर कोई भी एक आपके पास मान लो बॉल है, ये आपके पास कोई बॉल है और ये बॉल कोई एक लड़का लिए हुआ है ऐसे, ठीक ऐसे, भैया बिल्कुल झगड़ेलू लड़का है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है और अपने हाथों में बॉल को पकड़े है, सुंदर सुंदर हाथ, ठीक। अब ये लड़का इसको उठा के ऐसे फेंकता है, समझ में आई बात? ऐसे फेंकता है और फेंकने के बाद ये जो बॉल है ना वो झटके से आके यहाँ पे गिर जाती है। इस समय जो ये लड़का बॉल फेंकता है इसका कोण जो था वो 45 डिग्री था। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सुपर मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद यही लड़का अब बॉल को फिर से फेंकता है और ये बॉल आकर यहाँ पर गिरती है। यहां पर आकर गिरती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब बताओ ये कोण तो कम है ना, ये कोण जो थीटा नॉट है इसकी वैल्यू 45 डिग्री से कम है। तो यार सवाल ये उठा कि जब अधिकतम है तो 45 है,
ऐसा शिवम सर ने कहा था। तो यार ये केस कैसे पॉसिबल हो गया? ये तो होना ही नहीं चाहिए था, कैसे हो गया? अब एक बात बताओ, यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो कोण है जब झुक 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 आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे पहुँचते हैं, और जब यहाँ पे पहुँचते हैं आखिर और आगे जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थीटा 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से थीटा का मान लगातार कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो थीटा के वैल्यू में चेंज आएगा, थीटा के वैल्यू में चेंज आएगा, ये थीटा थोड़ा सा कम होगा। तो इसलिए जब अगर कोई भी बॉल नीचे से पैर से ऐसे किक करनी है और बॉल दूर तक चली जाए तो 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए। लेकिन अगर इसी बॉल को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ऐसे फेंकना है, ऐसे, मैं बॉल उठा रहा था अपनी चौकोर वाली, तो अगर इस बॉल को ऊपर से कोई बालक ऊपर से बॉल को पकड़ता है और ऐसे फेंकने की कोशिश करता है तो उस समय उसको 45 डिग्री से कम के कोण पर बॉल को फेंकना चाहिए, तब परास अधिकतम होगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? नोट नंबर 2, और लिखेंगे यदि कोई बालक यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कुछ धरातल से कुछ दूरी पर उठाकर फेंकता है तो उसे अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए गेंद को 45 डिग्री से कम कोण में फेंकना चाहिए। ये थे सुपर मेथड शिवम सर के। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, आज के सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। जहां भी आपको लगे कि कुछ कमी रह गई है आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाय बाय, टेक केयर, यूं ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, सर हर वीडियो के बाद ये क्यों बोलते हैं कि यूं ही मेहनत करते रहें? क्योंकि बच्चों अगर आपने इस 1 घंटे के वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेहनत कर रहे हो, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बस यूं ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।